अब हम गांधी चौक पहुंच गए हैं, जहां पर आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर आज अंबेडकर जयंती का एक समारोह आयोजित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अम्बेडकर जी का चित्र लगा है, जहाँ पर दीप प्रज्वलन करके पूजा करके आज के इस समारोह का शुभारंभ होगा। 128वीं जयंती है आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जो कि हमारे भारत रत्न हैं, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसे महान व्यक्तित्व का आज जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। सुजानगढ़ में रैली निकली है, उसका पूरे सुजानगढ़ में भव्य स्वागत सम्मान हुआ। रैली गांधी चौक पहुंच गई है। गांधी चौक में रैली पहुंच रही है। भीम सेना द्वारा आयोजित अम्बेडकर रैली गांधी चौक पहुंच चुकी है, जहां पर कार्यक्रम होने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह अब यहां पर मनाया जा रहा है गांधी चौक में। गांधी चौक का दृश्य आप देख रहे हैं। बाबा साहब की इस पताका को लहराते हुए मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ गांधी चौक सुजानगढ़ के हृदय स्थल पर पहुंचा है। मैं अंबेडकर सेवा समिति की ओर से इन भीम योद्धाओं का, सर्व समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, सुजानगढ़ के सभी जनप्रतिनिधियों का, विभिन्न सामाजिक संगठनों का, समाज सेवियों का, मातृशक्ति का, युवाओं का इस कार्यक्रम में बाबा साहब की 128वीं जयंती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे साथ सभी कार्यकर्ता पूरे होश से, पूरे जोश से, बुलंद आवाज में एक बार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारत माता की, भारत माता की, देश के सपूतों की। आप लोगों ने जो अथक प्रयास किया, शानदार मेहनत की, उस मेहनत को आज सुजानगढ़ के आपके गार्जियन, आपके प्रयोग, आपके शुभचिंतक सभी लोगों ने आपका उत्साहवर्धन करने के लिए आपका कार्य सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होता लाभों से मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल चुके हैं। सज्जन मंच पर पहुंचे जिनका नाम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल यहाँ पर दीप प्रज्वलन करने के लिए पहुंच गए हैं, जो कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री एवं सभी अतिथियों के द्वारा और पूर्व विधायक कैमरा मेघवाल दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। पुष्पार्पित का कार्यक्रम की शुभारंभ किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह का शुभारंभ हो रहा है गांधी चौक में। आयोजन उत्सव पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। आज के कार्यक्रम के सभापति, उप सभापति नगर परिषद भी मौजूद है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मास्टर भंवरलाल जी, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व मंत्री। आज के कार्यक्रम में भाजपा नेता बाबूलाल तेजस्वी भी मौजूद है। श्यामलाल गोयल पार्षद अम्बेडकर के प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। पैदा ना होता वो मसीहा। दीप प्रज्वलन के साथ अम्बेडकर जयंती समारोह गांधी चौक में शुरू हो रहा है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल, पूर्व हमारा मेघवाल, तमाम अतिथियों के द्वारा यहाँ पर अम्बेडकर जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है और अब समारोह शुरू हो रहा है। अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं और समारोह शुरू हो रहा है। प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। अगर स्वागत किया जाएगा तो इसी स्वागत की कड़ी में मुस्कान इस शहर को नई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का भीमराव अम्बेडकर का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है, जो कि हमारे समाज की शान है। अम्बेडकर जी का बैच लगाया जा रहा है। अम्बेडकर सेवा समिति का सेवा समिति के अध्यक्षता करें पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमारा मेघवाल का सम्मान हो रहा है। जीत की इस हार की जीत की एक अध्यक्ष और बीमार में
विशिष्ट अतिथि सभापति सिकंदर इखिल जी का सम्मान हो रहा है। कभी दोहे की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक रमेश त्रिपाठी का सम्मान हो रहा है। स्वागत किया जा रहा है। नगर परिषद सुजानगढ़ के उपसभापति बाबूलाल कुलदीप का सम्मान किया जा रहा है। बाबूलाल कुलदीप का स्वागत कर रहे हैं और भीम सेना के संजय जी के द्वारा एचएल मीणा का सम्मान किया जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति रही है जिसमें अतिथि पार्षद गणेश भंडारे का सम्मान किया जा रहा है। श्यामलाल जी गोयल का सम्मान हो रहा है। बैच लगाकर भाजपा नेता बीएल तेजस्वी का सम्मान किया जा रहा है। स्वागत अध्यक्ष सुरजराम जी स्वागत। भीमराव अम्बेडकर की 187वीं जयंती पर आप सब विजय चौहान का सम्मान किया जा रहा है। हमारे आज के इस काम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई खेमाराम जी मेघवाल पूर्व विधायक, मंच पर महोदय पूर्व विधायक मंडावरिया पार्षद विजय कुमार चौहान का अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं इस समिति की ओर से मैं आप सबको आह्वान करना चाहूंगा कि पिछले साल 2 अप्रैल 1918 को जहां भीम सेना के द्वारा एक विशेष अभियान के द्वारा पूरे भारत में अलग सिखाई और आज वही 14 अप्रैल 2019 को यहाँ सुजानगढ़ में यानी अन्य क्षेत्रों में भी अलग जगाई। ये हमारे एक समाज के लिए जागृति का काम है। मैं मंच से कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय मास्टर भोला जी से हमारी एक मांग है। वो मांग है अभी तक अम्बेडकर कि अभी तक हमें कोई स्थान नहीं मिला, नहीं उसका स्मारक लगा। आपके सानिध्य में हम चाहेंगे कि आज मंच पर आपके और हमारी तरफ एक सुझाव है, आप कुछ करेंगे। मैं खेमाराम जी से भी मेरा निवेदन है आपका भी इसमें योगदान हो और सभापति महोदय यहाँ बैठे खेजी इनसे मेरा आग्रह कि आप नगरपालिका क्षेत्र के जो स्टेडियम का एक मुख्य क्षेत्र है जहां कोर्ट मुख्यालय है उस कॉर्नर पर हमें स्थान दें ताकि हम उस स्मारक को लगा सके और हमारी की इच्छा पूर्ति हो सके। मैं उन्हें एक भी बात रोकना चाहूंगा कि हमारे दलित समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी छात्रवृत्तियां कई वर्षों से वही पुराने ढंग से चल रही है जो आज के 7वें वेतनमान आयोग तक पहुंच के कई टन का चौपड़ी तिगड़ी हो चुकी है। लेकिन हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति वही 120 रुपया मंथली या 150 रुपया मंथली है जिनका पेंशन का खर्च नहीं निकलता है। मैं चाहूंगा कि कम से कम इनके 500 रुपये मंथली इनकी छात्रवृत्ति हो, बच्चे आराम से पढ़ सके। मैं एक आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि जहां 75%, 90% से अब अन्य समाज की लड़कियां जो अंक लेके आती है उनको स्कूटी मिलती है, लेकिन ऐसी समाज की कोई बच्ची 90% अंक लेके आती है तो उनको स्कूटी अभी तक नहीं मिल पा रही है। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी बातें हैं इस पर आप गौर कीजिए। हमारे समाज का उत्थान करने में आपका योगदान होना चाहिए क्योंकि आप मंत्रालय के पूर्णतया सर्वासर्व है। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। मैं सभी मेरे कर्मचारी मंच में आह्वान करना चाहूंगा, अरे घर पर जाकर मत सो, घर पर जाकर मत सो, कुछ नहीं होगा अपना। जब आपको
आपको नौकरी लगी है तो अम्बेडकर के आपके जीवनदान से लगी है। अभी भी समझ रहे हो आप कि जहां भी आंदोलन की जरूरत होती है, जहां भी बैठक की जरूरत होती है और जहां भी कार्य की जरूरत है, तन मन धन से सहयोग कीजिए ताकि कम से कम एक आंदोलन की रूपरेखा बन सके, एक सामाजिक कार्यक्रम बन सके। आरक्षण में बार बार टुकड़ाघात होता है, संवाददाता द्वारा कोई न कोई अटंगी उसमें डाली जाती है और जिसके कारण हमारे कई अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन भी रुका हुआ है, कई डिग्रेड में भी आ चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? या तो हमारी सरकार हमारी से ढंग से पैरवी नहीं करती है या फिर सही तथ्य पेश नहीं करती है, जिसके कारण हमें हतोत्साहित होना पड़ता है। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस संदर्भ में भी विशेष तौर से ध्यान रखें कि हमारे दलित समाज के जो भी सरकारी सेवा में जाए उनका उचित प्रमोशन हो। जहां SC/ST एट्रोसिटी के केस के बारे में जब बात हुई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और हमारे भीम आर्मी के सदस्य और भीम योद्धाओं में जागृति पैदा की तो सरकार को झुकना पड़ा और उसे वापस SC/ST एक्ट को संशोधन करके उसको यावत रखा गया। यह आपकी क्रांति का सबूत है, कहने की जरूरत नहीं है। अब जागो आप, अगर आप जागे ना तो सब कुछ हो गया। आप देख रहे ना, बिना जागे बिना माए बोबो बन गए। आज चिंता सुन लिया हमारे होते निर्णय में बाबूलाल जी गुरु से आग्रह करूंगा। बाबा साहब की जयंती पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप योद्धाओं से आग्रह करूंगा कि इस पुनित कार्यक्रम में भी हमें भाग लेना है। ब्लड भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति द्वारा आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 128वीं जन्म दिवस पर हम जयंती मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक, मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सतीश कौन के साथ दलितों के मसीहा जयपुर से लेकर दिल्ली तक दलितों की समस्याओं का समाधान के अंदर बात उठाने वाले पुरजोर दिल्ली तक बात पहुंचाने वाले हमारे दलितों के मसीहा मास्टर भवरलाल जी मेघवाल साहब आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक प्रेमाराम जी मेघवाल साहब हमारे इस कार्यक्रम जहां तक बाबा साहब के संविधान की बात है, 1947 को जब संविधान लागू हुआ और हम दलितों को संविधान में एक जीवन जीने का तरीका बाबा साहब के माध्यम से दिया। आज तक आजादी से लेकर आज तक हमने अपनी गरिमा में रहकर इस संविधान की पालना की और हमें जो 16% दलित SC को और 12% ST को जो आरक्षण मिला, हमने उनका मान सम्मान करते हुए हमेशा अपनी इसकी रक्षा की। जब जब संविधान के आरक्षण में छेड़छाड़ की बात आती है तो मैं सर्व समाज से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कभी भी किसी समाज का विरोध नहीं किया। अभी वर्तमान में 10% आरक्षण जिसके अध्यक्ष हमारे बीच में माननीय मास्टर भवरलाल जी बैठे हैं, तुरंत अशोक जी की सरकार ने तुरंत 10% लागू किया। हमने दलित समाज में पुरजोर उनका स्वागत किया, हमने कोई विरोध नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो 16% और 12% है उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं हो। हम अगर हमारे साथ कुछ घाट होगा तो हम चाहे किसी की सरकार हो चाहे कोई भी समाज हो, हम क्रांतिकारी रूप में उसका विरोध करेंगे। हमने हमेशा समाज को आगे रखा। 36 कौम को हम जब अम्बेडकर जयंती होती है हर समाज के लोगों को मंचासीन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। पिछली बार हो सकता है भ्रमित हो गए होंगे, लेकिन किसी समाज ने हमारा स्वागत किया, अब नहीं किया। अब की बार सर्व समाज ने, सर्व जाति के लोगों ने कहीं पानी पिलाया है, कहीं शरबत पिलाया है, कहीं फूलों से वर्षा की है, तो हम उनका शुक्रगुजार है और हमेशा उनका ऋणी रहेंगे।
जब तक दलित समाज की बात आती है, आपको पता हो, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जब 2012 या 13 में पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने की बात आई थी उस समय कांग्रेस की सरकार थे और हमारे मंत्री जी कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने अमरूदों के बाद में और गठजोड़ लाखों की संख्या में एक आंदोलन हुआ था और मंत्री जी ने दिल्ली तक बात पहुंचाने का काम किया और दलितों की पक्षधर की। उसका खामियाजा ये हुआ कि दलितों की ज्यादा पक्षधर करने की वजह से उनको शिक्षा मंत्रालय भी खोलना पड़ा। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये दलित समाज के मसीहा है, चाहे रामेश्वर जी भाटी हो, चाहे खेमाराम जी हो, हम इन सबको दलितों के प्रति सजग होना पड़ेगा और दलितों की जो दलित की बात करेगा वो हमेशा दिल पे राज करेगा। ये नारा सर्व समाज के लिए भी लागू होता और दलित समाज के लिए भी लागू होता। हमारे साथ संविधान पे में जो छेड़छाड़ करने की जो चेष्टा की जा रही है, पीछे भी आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को देखकर सरकार ऊक चूक हो गई और सरकार को 4 घंटे के अंदर अंदर अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। इसी तरह से मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा, 24 घंटे में जागरूक रहना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, आरक्षण चाहे किसको दे ये हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे को जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें भी छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पुनः आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे दलितों के जो मसीहा है, नेता है, उन पे भी अगर कभी आंच आती है तो हम एकजुट होकर उनका समर्थन करेंगे और जो विरोध करने वाले हैं उनका विरोध करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं आग्रह करूं, 20 मार्च 17 को जो निर्णय आया उससे दलित समाज में अपने आप में एक ऊर्जा आई और पूरा हिंदुस्तान का दलित समाज सड़कों पर उतर गया। उस सड़कों पर उतरने के बाद पूरे हिंदुस्तान के 13 नौजवानों ने अपनी जान गंवा दी। उन 13 नौजवानों के बाप ने अपने बेटे के कंधा दिया है। मैं राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उन 13 में से यदि 4 भी बच्चे हमारे राजस्थान के हैं तो उनके घर में रोजी रोजगार का साधन, क्योंकि आपका विभाग भी ऐसा है कि आप दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सुजानगढ़ की जो छात्रावास है अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को अध्ययन करने की, वो छात्रावास जब बनी उसके बाद में वहां किसी भी तरह का रिपेयर्स का कार्य नहीं हुआ, ना कोई भवन बड़ा बना, ना कोई बच्चों के सोने का संसाधन उपलब्ध हुआ। और भवन ऐसी स्थिति में है कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए और उसकी राजस्थान सरकार द्वारा सीमा भी तय की हुई है। जबकि हमारे बच्चे प्रतिवर्ष 200 बच्चे वहां चक्कर लगाते हैं, लेकिन अधीक्षक का एक ही जवाब होता है कि सीमा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि उस सीमा को कृपया बढ़ाए, क्योंकि बच्चों को जो अध्ययन करने के लिए आते हैं उन्हें कमरा भी मिलता नहीं है, मिलता है तो उसकी जेब अलाउ नहीं करती। ऐसी स्थिति में उस भवन को एक भव्य रूप देने का आप प्रयास करें, क्योंकि आप सक्षम है, राजस्थान सरकार है। तीसरी बात, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया आरक्षण तो जे चावल रांधा जे रान चावल न रांधा जने दाणो उतार देखे कि सीजिया कौन सीजिया, तो आरक्षण तो निश्चित समाप्ति की ओर दसी। अगर आप जागता नहीं रेसिया तो आरक्षण कौन बच्चे। नौजवान साथियों, तेरे बच्चे हिंदुस्तान के इस सरकार ने बलि दी है अपनी, और यदि उस 13 के कितनी भी बिंदियां लगे वो इस देश के नौजवान दलित शेड्यूल कास्ट का बच्चा अपनी जान देगा। लेकिन जोर शब्दों से उनसे अपील है कि हमारी पूरी वकालत करे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। इस पीढ़ी जो युवा बैठे हैं उनको बाबा साहब के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलेगी। वैसे हिंदुस्तान का उपेक्षित वर्ग, वंचित वर्ग संगठित है, था और भविष्य में रहेगा।
इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगले वक्ता के रूप में मैं भाई रतनलाल जी नायक से आग्रह करूंगा। संजय जी आर्य की तरफ से बात आई कि बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालें। बाबा साहब ने जो किया है वो तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी तो होड़ नहीं कर पाएंगे, परंतु मेरे दलित वर्ग के नौजवान साथियों, आपको कमर कसनी पड़ेगी और आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा कि हमारा आरक्षण के ऊपर कोई अगर कुटाघात करते हैं तो उनसे अपने को मुकाबला करना पड़ेगा। बात रही, बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश में मोवा गांव में 1891 में राम जी के घर भाई भीखाबाई की गोद से पैदा हुए थे, भीमाबाई गोद से, और उन्होंने इस कठिन परिस्थितियों में अपना अध्ययन किया। आज कोई मौखिक नहीं, ये हमें पढ़ के आया हूं, ये उनके साथ होता था, फिर भी ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अपना संघर्ष किया और शिक्षित बने और संगठन रहे। बाबा देंगे तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और इसी क्रम में आज के मुख्य अतिथि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे समिति के अध्यक्ष जी ने बोला था कि हमारे मत्स्य की प्रतिमा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आज कई संगठन कहते जिला बनाओ, कोई कहते कॉलेज बनाओ, कोई कहते हॉस्पिटल बनाओ, कोई कहते कुछ बनाओ। हमारा आपसे आग्रह है कि आप उचित स्थान कहीं देखें, सभापति जी आपको उपलब्ध रहेंगे और आपकी ही रिक्वेस्ट से ये प्रतिमा लग सकती है। जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। बाबा साहब जी का आज का जन्मदिन है, पूरे विश्व के अंदर बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समिति को, जिनका आपने पहले भी आज भी भरसक सहयोग किया। जितने भी टीम है, आदरणीय डावरिया जी, बेनवाल साहब, आर्य साहब, मीणा जी, सभी लोग, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। नौजवान साथियों, पूरा भारत का संविधान बाबा साहब ने हम सबको दिया है, सबको बराबरी का अधिकार दिया है। बाबा साहब देश के प्रति, हर इंसान के प्रति, सभी समाज और संप्रदाय के प्रति सजग थे, एक्टिव थे और समानता का अधिकार उन्होंने दिया। जो संविधान दिया देश के अंदर, उसके तहत हम चल रहे हैं। आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो नारे दिए थे, हमारा जीवन तब सफल होगा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अगर हमारे जीवन में इन बातों को हम उतार लें, हमारे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मंच सामाजिक मंच है, यह मंच बाबा साहब के जन्मदिन का मंच है। उन बातों को मद्देनजर रखते हुए कुछ बात की इंगित करना चाहूँगा। बाबा साहब देश के नहीं, पूरे राष्ट्र के बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, जिन्हें आज का पूरा वर्ल्ड मानते हैं और मानते रहेंगे। मैं उनका आभारी हूँ तो उनके कारण से जो व्यक्ति आरक्षण अधिकार है, जिस स्थिति में खड़ा है, बाबा साहब की देन के कारण से है। चाहूँगा, पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली हम सब का केंद्र है, पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जाता है दिल्ली के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन बाबा साहब का समाधि स्थल शायद मेरी जानकारी से पूर्व अब तक नहीं बना। समाधि स्थल बहुत बड़े बड़े लोगों का हुआ था, लेकिन बाबा साहब का अब तक नहीं हुआ। ये मुझे पीड़ा है, जीवन भर रहेगी। एक निवेदन करना चाहूंगा, आप जो दिल्ली जाते हैं, कभी जाएं तो उस बात को देखना, उस जगह को देखना, उस चीज को देखना जहां पर पूरे देश के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग वहां देखने के लिए, पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आते हैं। उस जगह का नाम है 15 जनपद अंबेडकर सेंटर का ऑफिस। उसके अंदर सभी समुदाय के लोग, सभी धर्मों के लोग हैं।
जिसमें 200 करोड़ रुपए लगाकर भारत सरकार ने बनाया है, वो दार्शनिक है। बाबा साहब को याद करने के उन बिंदु को हम मानते हैं। मैं बधाई देता हूँ उन सबको। और बाबा साहब के जो 5 तीर्थ हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ महू में जन्म स्थली है, लंदन में उनकी शिक्षा हुई है, नागपुर में दीक्षा हुई है, 26 परिवर्तन निर्माण हुआ और बॉम्बे में चैत्य भूमि है। उन बातों को हमारे जीवन में हम रख ले में उन्होंने किस परिस्थिति में जीवन जिया, हम सब के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतिहास को देखते उन पन्नों को हमें पढ़ना चाहिए। हमारे दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म उस समय हुआ था जब पूरे देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत का शासन था और सामंतशाही ताकतें इतनी पुरजोर तरीके से इस देश को खोखला करने जा रही थी। उस समय आप शिक्षा की बात तो छोड़ो, गांव के गुआड़ के अंदर बने हुए कुएं का पानी भी हम दलितों के लिए नामुमकिन था। मैं तो कहता हूं कि गांव के अंदर जो हवा भी पहले घुसती थी वो पहले उच्च वर्ग के लोगों के घरों में जाती थी, उसके बाद में दलित वर्गों के घरों तक पहुंचती थी। लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर डॉक्टर साहब ने शिक्षा ग्रहण की और ऐसी शिक्षा ग्रहण की जो एक आगे जाकर के देश के संविधान के निर्माता बने। और ऐसा संविधान बनाया उन्होंने जिसके अंदर ऐसी लोकतंत्र की स्थापना की कि जनतंत्र जनता का हो, जनता के द्वारा हो, जनता का शासन हो, यानी कि अपने वोट से, जनता के वोट से हुकूमत बने। उन सामंतशाही ताकतें जो राजपूताना के काल में लोग अपनी रियासतें चलाते थे, उनको मिटा करके एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना की, ऐसे मसीहा थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। मैं निवेदन करूं कि आज का समय हमें डॉक्टर साहब के पद चिन्हों पर चलकर इस संविधान के द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो हमें मिला है, उनको संजोए रखने के लिए हमें डॉक्टर साहब के पद चिन्हों के अनुसार चलना है। और अपने द्वारा, आपके द्वारा जो संविधान के अंदर आरक्षण की बात की है, इसी की वजह से आज हम सब लोग बैठ करके इस गांधी चौक के अंदर बाबा साहब के अंबेडकर जी की जयंती को मना रहे हैं। वरना हमारा एक साथ बैठना तो क्या, आपस में बातचीत करने तक का मौका नहीं देते थे, ऐसा समय था। मैं पुनः निवेदन करूं कि डॉक्टर साहब के पद चिन्हों के अनुसार अपन को चलना है। और डॉक्टर साहब ने जो नारा दिया है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसी के साथ जय हिंद, जय भीम। ये घोषणा ही नहीं कि जब हम अगली जयंती समारोह 2020 में 14 अप्रैल मनाएं तो वो अंबेडकर साहब की प्रतिमा के सानिध्य में मनाएं। और मेरी ये मांग रहेगी कि प्रतिमा ऐसी जगह लगे जो सुजानगढ़ का मुख्य जगह हो। तो सभापति साहब जो जगह देने के लिए और माननीय मंत्री महोदय साहब जो कि समाज कल्याण के कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो मेरा दोनों से ये पूर्ण निवेदन रहेगा, आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल माना जाएगा अगर आप ये काम हमारा करते हो तो। धन्यवाद। और उस टाइम उन्होंने किस तरह शिक्षा हासिल की और कितनी कठिनाइयों में थे, उनका बचपन गुजरा। क्या याद है तो बात? थोड़ी सी उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिताजी ने बड़ी मुश्किल से कुछ व्यवस्था करके स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन स्कूल में दाखिला लेने के बाद भी उनको स्कूल के मतलब बाहर की साइड में बैठना पड़ता था और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आस्ते आस्ते जो उन्होंने शिक्षा की पूरी की, उस तत्कालीन राजा वो गायकवाड़ जी ने उनको स्कॉलरशिप दी और वो बाहर विदेश पढ़ के आए। तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा ये लगी है कि कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कैसी शिक्षा, किस तरह शिक्षा हासिल की और एक स्वतंत्र भारत में वो संविधान बनाने के जो अध्यक्ष बने और उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया
समानता का संविधान दिया, जिसमें जो हमारे शोषित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, उन सबको समानता का अधिकार मिला और आज हम एक समानता के साथ सभी जी रहे हैं। आज इस मौके पे अम्बेडकर की मूर्ति के बारे में जो इन्होंने मांग रखी है, तो मैं उनको बताना, सभी को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि सभी हमारे पार्षदगण और हम सब मिलकर के हम एक सबका सहयोग लेकर के हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कोई ऐसी जगह मिले जिसका हम उनका मूर्ति स्थापित कर सकें। और इस मौके पे मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जयंती के मौके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 128वीं जयंती पर सभी सुजानगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से ये दुआ करता हूं कि अगले जन्म में अगर मनुष्य बनाए तो मुझे सुजानगढ़ की धरती में ही पैदा करे, क्योंकि एकता की यह मिसाल आज का जो अम्बेडकर जयंती का जो भव्य कार्यक्रम था, जो 2 अप्रैल को कुछ गलतियां हम लोगों से हुई या सामने वालों से हुई, उस गलतियों को भुनाने के लिए सर्व समाज और सर्व धर्म ने जिस तरीके से आज 2 अप्रैल का सहयोग किया है, मैं सर्व समाज और मुस्लिम समाज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति एक साथ नहीं रह सकती, तो मैंने भी कुछ जानने की कोशिश की कि चलो देखते हैं हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति क्या वाकई में साथ नहीं रह सकती। तो मैंने कुछ इतिहास के जानकारों से जानने की कोशिश की और पता किया कि जो देश की जो सबसे बड़ी आजादी थी, आजादी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को लड़ने वाले जो 50 साल तक लड़ने वाले थे, उसमें एक था मुस्लिम और एक था ब्राह्मण जाति का था। भगत सिंह को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो ब्रिटिश के जज साहब ने बोला कि ए भगत, हमने तो तुम पर मात्र 150 साल राज किया और मुगलों ने तुम पर 800 साल राज किया, तुमने हमारी असेंबली में बम फोड़ा, तुमने मुगलों की असेंबली में बम क्यों नहीं फोड़ा? तो वो भगत सिंह थे, बड़े निश्चय के साथ बोलते थे कि ये ब्रिटिश सरकार, उन मुगलों ने, उन पठानों ने हम पर ऐसा राज किया जो इस भारत को सोने की चिड़िया बना दिया, और उस सोने की चिड़िया को बना दिया, उस सोने की महक को देकर आज 7 समुद्र पार करके हम पर राज करने आ गए। तो ये जो वर्तमान देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम दलित ये जो राजनीति जो चल रही है, उस राजनीति से हम लोगों को दूर रहना है, और ये भारत सोने की चिड़िया तभी बन सकता है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मंच पर हो। और आज मैं अम्बेडकर सेवा समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे वो समय, वो दिन देखने को मिला है कि आज अम्बेडकर जयंती पर सर्व समाज और सर्व धर्म और सर्व पार्टियां मंच पर विराजमान है। अम्बेडकर जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज हम बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की 128वीं जन्म जयंती राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो सुजानगढ़ के सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आज इन भीम योद्धाओं की उन्होंने जगह जगह इस तरह से स्वागत करके उत्साहवर्धन किया। सर्व समाज धन्यवाद का पात्र है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल मात्र दलितों के नेता, दलितों के मुखिया, दलितों के अग्रणी। मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि जिन बाबा साहब को 65 से ज़्यादा देशों में मानने वाले अनुयायी है, वो सिर्फ केवल एक समाज मात्र के नेता नहीं हो सकते। आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी, बड़े हर्ष का विषय है कि 2 साल पहले उनकी 125वीं जन्म जयंती पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनकी जन्म जयंती मनाई। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो केवल मात्र आज तक उन्होंने 2 ही महान विभूतियों की जन्म जयंतियां मनाई, उनमें एक थे मार्टिन लूथर किंग और दूसरे थे नेल्सन मंडेला, और तीसरे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने पिछले वर्ष उनकी जन्म जयंती जब मनाई तो उसमें 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। और साथ ही साथ में
केंद्र सरकार को भी इस बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बाबा साहब को उचित सम्मान देते हुए 100 करोड़ की लागत से नेशनल मेमोरियल का उद्घाटन किया, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। 200 करोड़ की लागत से, क्षमा चाहूंगा। और हम सबको बाबा साहब की जो बातें उनको जीवन में उतारना चाहिए कि उन्होंने जैसे कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा ही जो आज सामाजिक समरसता की हम बात करना चाहते हैं वो यही है कि जो समाज के जो जातिगत ढांचा बना हुआ है उसमें जो उच्च और निम्न का जो बोध कराने वाला जो विषय है वो बड़ा ही चिंता का विषय है और बहुत ही सिद्धांतहीन विषय है। आप सभी को शिक्षा के लिए हमें सबको बढ़ावा देना चाहिए, तभी समाज की असली उन्नति हो पाएगी। जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। आप सभी को विदित है कि आज हम 128वीं बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें किसी भी समाज के प्रति कोई भी द्वेषता नहीं झलकती है। इसी प्रकार से आज जो हम जयंती देख रहे हैं उसमें सर्व समाज और आज जो रैली में जिन जिन लोगों ने और पूरे समाज ने जो स्वागत किया है, पानी की व्यवस्थाएं की है, पुष्प वर्षा की है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि बाबा साहब न केवल जैसा कि लोग मानते हैं कि ये तो मात्र एक दलितों के नेता थे, जबकि वो एक महामानव थे और उन्होंने सबसे बड़ा जो कार्य किया था 50% जो महिलाओं की जनता थी उनके पैरों की बेड़ियां बाबा साहब ने काटी। और इसी प्रकार से जो दलित जिनको छूना तो बात अलग है, जिनकी छाया पड़ना भी वो आपके अछूत माना जाता था, इन सब को दूर करने में और मानव को मानव बनाने में बाबा साहब ने जो कार्य किया है, शायद ही विश्व में कोई ऐसा देवता होगा या कोई ऐसा महापुरुष हुआ होगा जिन्होंने ऐसा कार्य किया होगा। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं, बाबा साहब ने कहा इंसान इंसान बराबर है, तो इंसान इंसान जब बराबर है तो दलितों और महिलाओं के साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए, ये बाबा साहब ने कहा है और अंत में ये कर दिखाया है। आज मैं इस मंच के माध्यम से अब तक इतनी सारी बातें आप सबके बीच में आ गई हैं जिनको दोबारा रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं इस अवसर पर आप सबका रामनवमी के पावन पर्व पर, महावीर जयंती पर, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि इस अवसर पर आप सबने मिलकर के एक संपूर्ण समाज, समृद्ध समाज के स्वरूप के अंदर इस कार्यक्रम को संपन्न करने का ये कार्यक्रम संपन्न किया। बंधु, बाबा साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, परंतु मैं देख रहा हूँ कुछ वर्षों से हम बहुत ज़्यादा हैं, परंतु उन पर जीने की स्थिति अवस्था हमारी बहुत कम हो पाती है। ये समिति अपने उदार मन से और बड़े मन से इस कार्यक्रम को निरंतरता देते हुए संपन्न करते जा रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस आग्रह के साथ, मन की विशालता को कभी भी संकुचित नहीं करेंगे। हमारी मन की विशालताएं जितनी जितनी विस्तृत होंगी, हम उतने ही हमारे कद और काठी बढ़ती जाएगी। पर इसमें कहीं भी संकोचन का अर्थ आ गया तो धीरे धीरे आपने जो कुछ भी किया उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। बंधुओं, बाबा साहब एक राष्ट्रवादी थे, बाबा साहब एक शुद्ध धार्मिक थे, बाबा साहब एक शुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे, बाबा साहब एक प्रखर राजनेता थे। बाबा साहब के जीवन के इन चार पक्षों का अगर हम उल्लेख करते हैं और समझते हैं तो हम ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि बाबा साहब एक इस धरती के ऊपर अवतरित अवतार थे, एक राजनेता के रूप के अंदर जो अखंड भारत में विश्वास और मान्यता लेकर के चलते थे। जिस समय भारत विभाजन का विषय आया, उस समय के राजनेताओं ने अगर सबसे बड़े अगर वो दुखी थे तो बाबा साहब अम्बेडकर थे और इस बात को लेकर के थे कि मैं भले मर जाऊं, भले मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं भारत विभाजन को स्वीकार नहीं कर सकता।
परंतु राजनीतिक प्रश्न रहती है। इस धरती का सबसे बड़ा अभिशाप यही रहा है कि हमारे राजनेता समय समय पर परिस्थितियों के साथ झुक गए और झुक जाने के कारण से ये देश भी झुका और इस देश के साथ यहाँ तक हुआ कि देश को कटने तक भी स्थितियां भी आई। यह अखंडता का जो विषय हम लोगों के लिए एक व्यक्तिगत मान्यता नहीं है, ये समाज की और राष्ट्र की आवश्यकता है, पर अखंडता सिद्ध कैसे की जाए इसके लिए हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सब के मैं अंदर अगर जाऊंगा तो यहाँ की समिति विचलित हो जाएगी। ये क्यों कि उन्होंने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं इस राजनीतिक मंच को बनाना भी नहीं चाहता, परंतु बाबा साहब के ऊपर बोलने के लिए अगर राजनीति भी नहीं बोला गया तो कुछ बोलने के लिए बचता भी नहीं है। बाबा साहब वो एक अस्तित्व थी, बाबा साहब एक वो अहमियत थी जिन्होंने इस देश की राजनीति को आज जिंदा रखा है। भारतीय संविधान इसकी मिसाल है। आज भारतीय संविधान का अवलोकन करते हैं और उसको अगर इग्नोर कर देते हैं तो इस देश के अंदर कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब बाबा साहब के जीवन और चिंतन को अगर इस देश के इतिहास से बाहर कर देते हैं तो देश के अंदर केवल अराजकता और अराष्ट्रीयता के सिवाय कुछ नहीं बच सकता। हमारे कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए। हमारी गरिमा में कार्यक्रम से हम बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं, परंतु जब तक कर सकते हैं जब तक ये देश है, ये धरती है, ये संस्कृति है और ये हमारी जो मूलभूत मान्यताएं हैं, अगर हम इनको सुरक्षित लेकर के चलते चलते हम जो कुछ भी करेंगे हम बाबा साहब के इस पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इस पर विराम लगा करके हमने कुछ भी करने का कोशिश किया, जैसे बहुत सारे उदाहरण इस धरती के ऊपर आ रहे हैं, इस देश के अंदर आ रहे हैं, वो कारण बन केवल मात्र बाबा साहब का सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, वो तो केवल एक राजनीतिक सगुप्य होते हैं और सगुप्य के साथ ये समाज हमेशा होता है। मुझे एक घटना याद आती है, देश में युद्ध की स्थिति आई, श्रद्धेय प्रधानमंत्री इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, देश के प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी, रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी थे। जगजीवन राम जी दलित नेता के नाते रक्षा मंत्रालय को सुशोभित कर रहे थे और देश की सेना के पराक्रम से ऐसी स्थिति घटित हुई कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। ये इस धरती के ऊपर बहुत बड़ी मिसाल है, परंतु उस दलित नेता का एक दर्द था। वो कहते थे कि बांग्लादेश बन जाने के बाद, युद्ध जीत जाने के बाद, एक दलित नेता के नेतृत्व में सब कुछ होने के बाद या कुछ नेता चांदी से तुले, परंतु रक्षा मंत्री को कोई कोयले से तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह मुझे बहुत बड़ा दर्द था। बंधु, आप जाके भी हैं, आप अपनी योग्यता और आप अपनी विशाल हृदयता के माध्यम से आप बहुत कुछ कर रहे हो, परंतु जाकर के कभी कभी जगजीवन राम की तरह भी आपको भी कहीं सोचना पड़ता होगा कि ये चांदी से नहीं, कोई हमको कोयले से तो तोड़ते। इस दर्द को अगर विस्तार से मैं कहूंगा तो ये राजनीतिक विषय बन जाएगा। मैं राजनीतिक विषय में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। आज मेरा मन ये था कि मैं इस कार्यक्रम को एक श्रोता के रूप में बैठ करके सुनूं और मंच के सामने बैठ करके सुनूं और वक्ताओं की बातों को मैं कोई हृदयंगम कर सकूं, परंतु मंच के मर्यादा, मंच के आग्रह को मैं टाल भी नहीं सका। परंतु मैं फिर मंच से कहना चाहता हूं, बाबा साहब के किसी भी कार्यक्रम में से राजनीतिक विषय को अगर माइनस कर दिया तो आप बाबा साहब के जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं। बाबा साहब के लिए राजनीतिक जीवन इस देश के चित्र को बदलने का राजनीतिक जीवन था और आप इस मंच से राजनीतिक बात करने के लिए विराम लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये आप अपने उद्देश्य से कहीं भटक जाए। मैं कहता हूं अपने आप में आप सब भी थोड़ा विचार करें, हम भी थोड़ा विचार करें। राजनीतिक विषय देश की आवश्यकता है। बंधुराज विशाल संग्राम खड़ा करके राजनीतिक समय और शक्ति क्यों लगाते हैं? वो सारी लग करके फिर इस देश की को समर्पित है, इस भारत माता को समर्पित है, परंतु उसके लिए पवित्रता आवश्यक है। राजनीति की पवित्रता बनाए रखने का आपका आग्रह उचित है, परंतु राजनीतिक चर्चा न करने का प्रतिबंध आपका अनुचित है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सत्य कहने के अंदर कभी चूका हूं न चूकूंगा। और फिर मैं इस सभी को कहना चाहता हूं, अपने आप में थोड़ा विचार कीजिए, कहीं हम तो नहीं भटके हैं। व्यक्ति में, समाज में, संस्था में, संगठन में भटकाव कभी भी आ सकता है। व्यक्ति का भटकाव ज्यादा नुकसान नहीं करता,
और जो सामाजिक और संगठन का भटका बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। इस मंच पर आज हमारे मुख्य वक्ता राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी विराजमान है। मैं भी उस बात को फिर दोहराना चाहता हूं, जब कभी खेमाराम जी मंत्री थे और अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मूर्ति का, बाबा साहब की अम्बेडकर मूर्ति का आग्रह किया था। आज वो नहीं है, आज हमारे भंवरलाल जी हैं। मैं उनसे भी वही आग्रह उसी भाषा में करना चाहता हूं। इस देश, इस क्षेत्र के अंदर एक इस प्रकार का अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। और फिर कभी अवसर आया तो जैसे आज खेमाराम जी से मैंने एक दो कुछ कही है, मैं भंवरलाल जी से कहने में भी चूकूंगा नहीं, और मैं थोड़ा भरोसा करता हूँ ये कैबिनेट मंत्री है, कुछ विचार जरूर करेंगे। आप सबको धन्यवाद। जय भारत। कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई खेमाराम जी मेघवाल साहब, मेरे भाई पूर्व विधायक रमेश्वर जी भाटी साहब, नगर परिषद के सभापति सिकंदर जी, उप सभापति बाबूलाल जी, भाई मंडावरिया जी, भाई विजय जी, और समिति के संरक्षक भाई तेजस्वी जी, जो हमारी समिति बनी है उसके हमारे अध्यक्ष भाई डाबरिया जी की टीम के समस्त सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले हमारे दोनों भाई, उपस्थित सभी अम्बेडकरवादी बुजुर्गों, काफी हमारे बुजुर्ग लोग तो बैठे हैं लेकिन बच्चे चले गए क्योंकि वो 9 बजे आए थे। वहां तो स्थान था हमारा रोडवेज का स्टैंड, वहां से लेकर के यहां तक आने में समय लग गया। 9 बजे से 12 बजे तक काफी समय लगा। सम्माननीय समस्त उपस्थित हमारे सभी समाजों के, जो आज मैं देख रहा हूं सभी समाजों के यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे विराजमान है, मंच पर बैठे हुए अन्य मेरे सभी साथीगण, मीडिया के दोस्तों और मित्रों, आज का ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब की इस जयंती में ऊपर रामनवमी के इस अवसर पर, महावीर जी के इस जयंती के अवसर पर और भाई खेमाराम जी के जन्म दिवस पर मैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज का पवित्र दिन है, पहला दिन है बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का, दूसरा पवित्र दिन है भगवान राम का जन्मदिन, और तीसरा पवित्र दिन है भाई महावीर जी का जन्म। अपने आप में मायना रखता है। तीनों का संगम एक साथ त्रिवेणी संगम जिसे कहते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे नौजवान साथी और मेरी वो माताएं बहनें जिनको मैंने देखा है, जो मैंने पहली दफा सुजानगढ़ की इस नगरी में पहली दफा इतना विशाल जुलूस, पहली दफा जुलूस के अंदर बच्चों से लेकर वृद्धजन तक हमारी माताएं और बच्चे सब एक साथ थी, उनको मैं मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कितनी शानदार जागृति 2 अप्रैल के बाद जो जागृति आई है, जो इस समाज के अंदर, जो SC ST समाज में 2 अप्रैल के बाद जो जागृति आई है, वो जागृति देखने लायक है। 2 अप्रैल का वो दिन हमने उसकी जयंती मनाई जयपुर के अंदर। भाई रामेश्वर जी, खेमाराम जी, हमारे एक झालाने में बहुत बड़ी संस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से है, वेलफेयर सोसाइटी। उसके अंदर हजारों व्यक्ति वहां पे इकट्ठे हुए थे, सब पढ़े लिखे थे, IAS IPS अफसर थे, नेता थे, MLA थे, सभी प्रकार के लोग, सभी हमारी पार्टी के लोग नेता थे। हमने 2 अप्रैल की उस जयंती को भी हमने मनाया
कि 2 अप्रैल का वो दिन कि पूरे देश के एससी और एसटी समाज को एक कर दिया और एससी एसटी समाज ने 2 अप्रैल का वो दिन मनाया। वैसे ही आज सुजानगढ़ के अंदर जो जुलूस मैंने देखा वास्तव में काबिले तारीफ था, उससे ज्यादा काबिले तारीफ थे आप समिति के सभी अध्यक्ष और उनके सभी पदाधिकारी जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया। दूसरे धन्यवाद के पात्र हमारे सुजानगढ़ के सर्व समाज के लोग। उन सर्व समाज के लोगों ने जगह जगह कुछ वर्षा आपके ऊपर की, जगह जगह पीने के पानी का, शरबत का, छबील का सब जगह उन्होंने व्यवस्था की और व्यवस्था के अंदर कोई कमी नहीं रही। इसलिए सर्व समाज सुजानगढ़ का भी धन्यवाद का पात्र है। ये तो रहा आज की हमारे जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया उसके बारे में। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब वास्तव में बाबा साहब एक सामाजिक नेता के साथ साथ समाज के नेता तो थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब दलितों के अकेलों के समाज के नेता नहीं। उन्होंने देश के अंदर जो संविधान रचा वो दलितों के लिए, अकेलों के लिए नहीं रचा। उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और 36 कौम के लिए संविधान का रचना की। अगर संविधान में रचना नहीं होती, एससी एसटी को आरक्षण मिल गया, लेकिन आज ओबीसी को आरक्षण कहां से मिला? अगर संविधान में इसकी व्याख्या नहीं होती, संविधान के अंदर लिखा हुआ नहीं होता ओबीसी, तो आज उनको ये आरक्षण नहीं मिलता। तो बाबा साहब दलितों के अकेले कैसे हो गए? बाबा साहब उनके भी हैं। और बाबा साहब ने एक लाइन और लिखी है कि वो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग, उनके जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको भी आरक्षण मिल रहा है। अगर ये बात बाबा साहब ने लिखा तो उनको कैसे मिलती? इसलिए बाबा साहब सर्व समाज के नेता। बाबा साहब अकेले दलितों के नेता नहीं, हिंदुस्तान का संविधान जो दुनिया का नंबर 1 का संविधान है, हिंदुस्तान के संविधान के मुकाबले हमारे इंग्लैंड के संविधान जो थी उसको भी बाबा साहब ने देखा तो जरूर था, पढ़ा भी था, समझा भी था, लेकिन उन्होंने नया संविधान रचा। और वो संविधान रचने के बाद आज 70 साल के 52 से लेकर अब तक 15 बार चुनाव हो गए। ये 16वीं लोकसभा चुनाव होगा और 15 लोकसभा के चुनाव, 15 लोकसभा के अंदर हमारे एमपी बैठे रहते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के। उसके अंदर, उस संविधान के अंदर आपको पता होना चाहिए, उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे। उसमें थोड़े थोड़े कुछ ऐसे मामूली से संशोधन कर रहे हैं, मामूली संशोधन। उस बाबा साहब का वो दिमाग था, उस बाबा साहब ने उस संविधान को रचा था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, महान मेरे से पहले भाई विजय ने एक बहुत शानदार बात कही, और वो शानदार बात ये थी, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ये दुनिया के सब राष्ट्रों की बड़ी सभा है। जैसे पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा और लोकसभा, वैसे पूरी दुनिया के अंदर संयुक्त राष्ट्र जितने राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों की वो समिति है, संस्था है। और उस संस्था के अंदर बाबा साहब के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के ऊपर पूरी दुनिया में मनाने के लिए वहां पे एक प्रस्ताव पास किया गया कि पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब का ये जयंती मनाई जाए। ऐसा बाबा साहब के लिए संयुक्त राष्ट्र में। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने बड़ी कठिन परिस्थिति के अंदर शिक्षा ग्रहण की होगी। अरे आज तो जब मैं पढ़ता था तो 15 किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ता था। 15 किलोमीटर कंधे के ऊपर आटा लेकर के 5-6 दिन का खाटा आटा जो था उसमें गेहूं नहीं होता था। उसके बाद हमारे बेटे पढ़े तो पैदल चल करके स्कूल में चल गए। पोते पोतियां कहती हैं, दादू गाड़ी तो गेट पे ही आनी चाहिए, बस तो गेट पे ही आनी चाहिए। आप समझ रहे हो किस परिस्थिति के अंदर बाबा साहब पढ़े होंगे, किस परिस्थिति के अंदर।
और उस परिस्थिति में पढ़ते पढ़ते बाबा साहब संविधान के रचयिता बने। जहां तक राजनीति की बात है, भाई रामेश्वर जी, राजनीति की बात के लिए अपन एक दिन मीटिंग बुला लो अलग, ये तो 14 अप्रैल की बात है, लेकिन अलग मीटिंग बुला लो और उसमें बहस करेंगे और उसमें राजनीतिक दल बैठ जाएंगे और उसके अंदर सारी बात उन लोग आएंगे उनमें करेंगे। चिंता क्यों कर रहे यार? आप भी एमएलए रहे हो, भाई खेमाराम जी एमएलए रहे, मैं भी एमएलए हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन है, आप सब जानते हो इस बात को। ये राजनीति है, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर प्रजा का राज है और वही बाबा साहब के संविधान के मुताबिक है। इसलिए बाबा साहब को याद करो। अभी भाई बैठा बैठा हमारा भारत माता की जय बोल रहा था, बाबा साहब की जय जयकार कर रहा था। ये सिखाया तो श्री ने 2 अप्रैल को, ये 2 अप्रैल को हम लोगों में एकता में तो बंदा, हम सारे विभिन्न पार्टी में कार्यकर्ता और नेता एक जगह बैठ रहे, ये कोई कम बात है क्या? ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो 4 महीने पहले मैं रामेश्वर जी, रमे और खेमाराम जी चुनाव लड़ रहे, आपस के अंदर चुनाव लड़े थे। आज हम तीनों भाई राम लक्ष्मण भरत की तरह एक जगह बैठे हुए काम कर रहे हैं। ये राम जी का दिन है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे समाज के लिए हम एक है। पहले हमारा समाज है, हमारा देश है, उसके बाद में हमारी राजनीति है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं तो कभी परवाह करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं पहले जो मंत्री था, पहले एमएलए था, उसमें भी मैंने वो काम किया जो आज राजस्थान में, पूरा राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर प्रमोशन में आरक्षण है, बाकी 28 प्रांत में कहीं आरक्षण नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं परवाह नहीं, परवाह करने की आवश्यकता नहीं। समाज के लिए जो बन पड़ेगा, अगर ये आरक्षण सीट नहीं होती तो मास्टर महोदय कभी एमएलए बन ही नहीं सकता। आरक्षण सीट है बाबा साहब की दी हुई, आरक्षण सीट है तब जाकर ये काम पड़ा है। आरक्षण सीट थी रामेश्वर जी और खेमाराम जी एमएलए बन गए, वरना बन जाओ ना रतनगढ़ में, बन जाओ ना लाडनू के अंदर जाकर के। एक एमएलए बना है भाई रूपाराम जी मेघवाल, जो जैसलमेर से बना है जनरल सीट के ऊपर। वहां परिस्थितियां दूसरी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये बाबा साहब की कृपा से, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि समाज पहले और समाज के साथ देश पहले, राष्ट्रहित की बात पहले, और राष्ट्रहित की किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। इस देश में पैदा हुआ है, वो हर व्यक्ति आज राष्ट्रहित की बात सोचता है, राष्ट्रहित की बात करता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पे भाई सूर्यराम ने डावरिया साहब, आपने कुछ बातें रखी है, आप मेरे पास आना, बैठ करके जो काम मैं कर सकता हूं उस काम को करने की बात करेंगे। दूसरी बात, बड़ी बात, क्योंकि मुझे आज शादियों का मौका है भाई। अभी मेरे को कह रहे थे बड़े बड़े शादियां हैं, ज्यादा मत, मैं आने के मुझे भी ज्यादा मत बोल लीजिए, शादियां हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की, हमारे जितने भी मंच पर बैठे हैं, हमारी समिति के पदाधिकारी हैं, अपन बैठ करके बात करेंगे। हमारे नगर परिषद क्या कर सकती है, नगर परिषद कहां प्रस्ताव पास करती है, आप कहां प्रस्ताव सक्सेस देते हो, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, उसके बाद में नगर परिषद से प्रस्ताव पास कराने की बात करें। नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में चूंकि कहीं भी होगी, जिला कलेक्टर लायक होगी तो वहां से बात करेंगे, राज्य सरकार लायक बात होगी तो वहां करेंगे, और नगर परिषद के लायक बात होगी तो नगर परिषद से काम कराने की बात करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, आप जगह तय करेंगे, आप जगह तो तय करो, लेकिन जगह तो ऐसी जगह होनी चाहिए। बाबा साहब बिना विवाद के काम होता हुआ मजा आए, विवाद वाली जगह पे काम नहीं है। एक बार मुझे याद है, फतेहपुर के अंदर विवाद जगह हो गई और इतनी विवादित हो गई, वो 5 साल तक चलती रही। जब मैं मंत्री बना, शिक्षा मंत्री बना, उस समय मेरे पास फतेहपुर के लोग आए, उन्होंने मंत्री जी हमें 5 साल हो गए, हमें कोई स्वीकृति नहीं दे रहा है। मैंने कहा कहां स्वीकृति चाहते हो? बोले इस जगह में यहाँ नहीं मिलेगी। ये सड़क के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, ये ऐसी जगह नहीं बन सकती। तो उनका आप यहाँ बनवाने के लिए, मैंने कहा ये मुझे मंजूर है, आप आ जाना 1 महीने के अंदर बाबा साहब की मूर्ति की स्वीकृति देकर के वहां पे मूर्ति बनी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मूर्ति लगाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपके साथ, तन मन और धन से आपके साथ, हम सब साथ हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं। मुझे बता देना जो रोके तो कहते भाई हैसियत के मुताबिक देना पड़ेगा,
हैसियत के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो ये सब काम अपन मिलकर के करेंगे। जगह आप एक जगह, दो जगह, तीन जगह प्रस्ताव तो करो, उसके बाद देखो कहीं ऐसा नहीं हो फिर विवाद में फंस जाए। और तो आप जगह देख लेना और 2020 से पहले की बात छोड़ो, बहुत जल्दी महीने 20 दिन के अंदर आपकी बात को जगह निश्चित तौर से कर दी जाएगी। आप जगह देख लें, जगह नहीं होगी। जनता में भी मैसेज अच्छा जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गलत जगह कर रहे हैं, बाबा साहब के लिए गलत जगह का प्रसंग नहीं उठता। लंबी बात नहीं कहते हुए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के नाम से हम एक है, हम एक रहे, नेक रहे और बाबा साहब के उन रास्तों को निश्चित तौर से अपनाएं। और सबसे बड़ा रास्ता, दो प्रकार का रास्ता होता हूं। एक प्रकार का मामला तो यह है कि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। शिक्षा है तो सब कुछ है। अगर मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाए होते तो आज मैं स्थिति में बोलने लायक नहीं होता। अगर मेरे माँ बाप वैसे ही भाई खेमाराम जी, रामेश्वर जी, आज हम यहाँ पे बैठे हैं बाबा साहब की कृपा से हम एमएलए बने। लेकिन शिक्षा का महत्व है बाबा साहब का, उसको विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और ध्यान आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी समिति के मेरे साथी 2, 4, 5, 7 तक जो भी हो, अपन बैठ करके बात कर लेंगे। कि चुनाव का पीरियड है, इस मई तक, मई के अंदर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद बैठ करके हमें बैठ के बात करना, भाई रमेश्वर जी भी बैठेंगे, भाई खेमाराम जी भी बैठेंगे, हम सब एक साथ बैठेंगे आपके साथ और बैठ करके हम तीनों, चारों, पांचों जो भी यहाँ पे स्टेज के हैं, हम बैठ करके आप जो सलाह दोगे उसके मुताबिक हम काम करने का आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। इन्हीं भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद साहब। आप सबका अभिनंदन करते हुए और मन से प्रेरणा लेते हुए निवेदन करता हूं, मैं जब से समझने लगा था, दो लोगों के प्रति मेरे मन में किंतु परंतु थी। एक महात्मा गांधी, दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं ट्रेन में जाता, बस में जाता, लोग किंतु परंतु करते, वो ऐसे, कोई नीचा बोलता, ऊंचा बोलता, बड़ा अटपटा लगता। मैंने जयपुर की राधा कृष्ण लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया। एक तरफ अंबेडकर साहब की किताब, एक तरफ गांधी जी की किताब। लगभग 1.5 महीने के बाद मुझे समझ में आया, हमारे जैसे लोग इनकी निंदा करने के काबिल नहीं हैं, इनसे सीखने के काबिल हैं। इतना निवेदन कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आज 128वीं जयंती के इस अवसर पर मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब लोग बाबा साहब की जयंती पर, रामनवमी के अवसर पर, महावीर जयंती के इस पवित्र त्योहार पर हम आज ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और मुझे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के नाते धन्यवाद के अलावा कुछ बचता नहीं है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में, बाबा साहब के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि वास्तव में सुजानगढ़ के अंदर आज का जो कार्यक्रम था, जो युवाओं में जोश था और जिस ढंग से नाचते गाते आ रहे थे, वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक आज का ये जुलूस था। इसके लिए मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा कार्यक्रम का आपने आयोजन करके, सुजानगढ़ के अंदर बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन 2 तारीख के बाद जो पहले हुआ था, उसके बाद में जो जागृति आई है, आज हर युवाओं में इस बात की जागृति आई है कि बाबा साहब के बारे में, और बाबा साहब के बारे में आज से 20 साल पहले इतनी जागृति नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन ये जागृति आने का एक शुरुआत हुई, सरकारें आई और अलग अलग सरकारों ने अलग अलग इस बाबा साहब के जीवन के बारे में, यहाँ के मैंने देखा था कि 2003 से लेकर 2008 तक बाबा साहब के जीवन के बारे में सप्ताह मनाया गया। हर पंचायत लेवल पर बाबा साहब की जयंती बनाई गई। तो ये एक कार्यक्रम चला, उसके कार्यक्रम के माध्यम से गांव तक, हर घर तक बाबा साहब के जीवन के बारे में जानकारी मिली। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो जागृति हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से होनी चाहिए। और आज हम ये बात के लिए विश्वास के साथ कह सकते हैं, अभी मास्टर जी, बाबूलाल जी कह रहे थे, निश्चित रूप से बाबा साहब के जीवन के बारे में इनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। और ये 36 कौम के थे,
काम किया उन्होंने। सिर्फ अपन दलित वर्ग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं, इन्होंने जो संविधान जो लिखा वो 36 कौम के लिए काम आ रहा है। आज हर ये हिंदुस्तान में चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे अन्य संस्थाएं हो, जो काम कर रही है, जो कानून काम कर रहा है, हर व्यक्ति के लिए वो काम हो रहा है, वो सब बाबा साहब की देन है। इसलिए हमें इसको संकुचित नहीं रखें। बाबा साहब के जयंती के ऊपर आज वास्तव में सुजानगढ़ के अंदर हर वर्ग, हर पार्टियां अलग अलग रूप से इन्हें जुलूस के साथ उनको फूल बरसा रही थी, कई पानी पिला रहे थे, कई जूस पिला रहे थे और इतना शानदार स्वागत फूलों से कर रहे थे। तो ये अपने आप में छोटी बात नहीं है और सब लोग इसको बहुत शानदार ढंग से मनाने का काम किया है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जीवन पर विस्तार से पूर्व वक्ताओं ने बताया। निश्चित रूप से समिति को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आगे इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। और बाबा साहब की यहाँ मूर्ति की जो बात आई है, निश्चित रूप से यहाँ बाबा साहब की मूर्ति की काफी समय से मांग भी हो रही है और उसमें कोई न कोई अड़ंगा आ जाता है। लेकिन इस बार हम सब मिल बैठ करके हम ये चाहते हैं कि सुजानगढ़ के छोटे छोटे गांवों में बाबा साहब की मूर्तियां लगी, बहुत बड़े बड़े शहरों में सब जगह मूर्तियां लगी, लेकिन हमारे सुजानगढ़ में जो कि आरक्षित यहाँ ये विधानसभा का है, इसके बावजूद ही ये मूर्ति नहीं ली। इसके लिए मुझे अफसोस है और हम विश्वास दिलाते हैं इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, वार्ता करनी पड़े, हम करके और ये इस मुद्दे को आगे तक ले जाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हो, इसी आशा और विश्वास के साथ सब समिति वासियों, समिति के पदाधिकारियों को और सुजानगढ़ वासियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। संपन्न होगा। इससे पूर्व हम सभी राष्ट्रगान के साथ इस सभा का विसर्जन करने चाहेंगे। हम सब अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गलवंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सभी को, सभी श्रोतों। यह था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य जुलूस निकाला गया। उसके बाद में गांधी चौक पे एक सम्मान समारोह, एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर अपनी बातें कही और दलित वर्ग के लिए जिस तरह के कार्य बाबा साहब ने किए उन पर भी बहुत खुलकर सबने चर्चा की। और साथ में सभा में ये भी एक चर्चा का विषय है कि सुजानगढ़ में बाबा साहब की एक मूर्ति लगनी चाहिए। इसके लिए तमाम नेताओं ने प्रयास करने का संकल्प किया, प्रयास करने की बात कही और कार्यक्रम बहुत भव्य रहा, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ऐसे शिव कुमार तिवारी, विनोद कुमार के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।